हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये बात पूछी थी कि सर हमें कुछ ऐसी टिप्स बताइए, ऐसे ट्रिक्स बताइए जिससे हम अपने एग्जाम को, जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, उसे आसानी से क्लियर कर सकें और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हम उन गलतियों को ना दोहराएं। तो ये वीडियो आपको उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले बिल्कुल बिगनर हैं और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे पूरे डिटेल में कि उन्हें क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे वो अपने एग्जाम के सिलेक्शन से दूर चले जाए। तो ये सारी बातें हमें बात करनी है। आज मैं आपके लिए लेके आऊं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप उन 10 पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जो आपका टारगेट है एसएससी सीजीएल एग्जाम, मान लो, तो उसे आप अचीव कर पाएंगे, उसमें आप क्लियर कर पाएंगे। तो हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा टिप्स एंड ट्रिक टू क्रैक एसएससी सीजीएल एग्जाम। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये यहीं पे यही लिखा हुआ है कि उसका सिलेबस क्या है, मतलब उसका सिलेबस क्या होता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि हमें यहाँ पे जिस फील्ड में हम उतरने वाले हैं वहां पे हमको वही चीजें पढ़नी है जो पेपर में आ रही है। पढ़ने को इस संसार में बहुत कुछ है, आप भी जानते हैं। पढ़ने को इस संसार में इतना कुछ है कि आप पढ़ते रहिए, कभी वो पढ़ाई खत्म नहीं होगी। बट हमें तो अपना सिलेक्शन लेना है। तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि हमें क्या पढ़ना है और वो भी कितना पढ़ना है। बेफिजूल की चीजें हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। तो यही पॉइंट ये कहता है कि हमें सबसे पहले सिलेबस को जान लेना है और उस एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न से मतलब क्या है कि वो एग्जाम कितने, जैसे हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 2 टियर में होता है, टियर 1 और टियर 2। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए क्या क्या उसमें आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम में एक छोटी सी इमेज लगाई हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर मैं सीजीएल टियर 1 की बात करूं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जीएस बोल लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और इनके हर एक के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल मेरे पास टियर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होगा। तो वो टोटल पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 घंटा होगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपको वही चीजें पढ़नी होगी जो पेपर में आते हैं, क्योंकि हमें फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये था जो आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने आपने ये तो बात क्लियर है कि आपने अपना ये जान लिया कि भाई इस पेपर में से सीजीएल में ये आता है और इसका पैटर्न ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना है अपना स्टडी प्लान। यानी आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है कि आपको कितने कितने घंटे, कब कब, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि आपके पास पढ़ने को इतना कुछ होगा तो आपको अपना स्टडी प्लान रेडी रखना होगा कि मैं आज ये पढ़ूंगा, कल को मैं ये पढ़ूंगा, इस ड्यूरेशन में मैं ये पढ़ूंगा और इस ड्यूरेशन में मैं ये पढ़ूंगा। तो आपको एक अपना स्टडी प्लान पक्का बनाना होगा। क्योंकि ये मैं क्यों पॉइंट ये बता रहा हूं, ये इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चों का, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, कुछ बच्चों का मैथ बहुत स्ट्रोंग होता है और कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर उन्हें पता है कि मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, तो क्या करते हैं बच्चे, मैथ पे लगे रहते हैं। भाई केवल, मैं फिर कह देता हूं, एक सब्जेक्ट को पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर सब्जेक्ट पे अपना काम करना होगा। तो जो चीज आपकी स्ट्रांग है उस पे थोड़ा कम, मतलब ध्यान तो उस पे भी देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, उस पे थोड़ा कम ध्यान देना, और जो आपका वीक है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि आप किस किस तरीके से तैयारी करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो मेरा मैथ स्ट्रांग है तो मैं, मान लो हर सब्जेक्ट को मैं 3-3 घंटे देता हूं। भाई 4 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को मैं 3-3 घंटे देता हूं, पर मेरा मैथ स्ट्रांग है और मैं कह दूं मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए, मान लो मैं मैथ को 3 की बजाय 2 घंटे देना
देना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं अगर 2 घंटे भी मैथ पढ़ूंगा तो मैं अपने मैथ को अच्छे से पूरा स्ट्रॉन्ग कर लूंगा फिर भी, क्योंकि मुझे पता है मैं मैथ अच्छी तरीके से मैं समझ पाता हूं। पर इंग्लिश मेरी वीक है, तो जो मैंने 1 घंटा बचा है मैंने उसे कहां पे यूटिलाइज कर लिया, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज कर लिया। तो यही है कि आपको अपना स्टडी प्लान रखना है कि मुझे डेली का कितने कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मुझे कवर करना है। ये दूसरा पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपको हर बच्चे को अपना बना के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाएंगे, आप कुछ भी ऐसे वैसे पढ़ते पढ़ते रहेंगे, अभी ये पढ़ लिया थोड़ी देर, नहीं, खिचड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट पढ़ना है और अपने जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को कवर करते हुए चलना है। दूसरा पॉइंट ये। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर मैं तीसरा पॉइंट क्या है, रेगुलर रिवीजन। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर बच्चे को रेगुलर रिवीजन करना चाहिए। क्यों, ये भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग, भाई आप लोग मान लो दिन के 12 घंटे पढ़ते हो, दिन में आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और आप उसे लगातार पढ़ रहे हो, पढ़ आप डेली रहे हो, लगातार आपने मान लो 1 महीना हो गया डेली पढ़ते जा रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होता है, जो हमने 1 महीने पहले पढ़ा था वो क्या होता है, होना शुरू हो जाता है, हमें भूलना हम उसे शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपको वो भी याद रखना है और आगे भी और पढ़ना है, तो आपके लिए रेगुलर रिवीजन जरूरी है। क्योंकि अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे, चीजों को रेगुलरली रिकॉल करेंगे, तो आपको वो चीज जो है वो लंबे समय तक याद रह पाएगी। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा, भाई देखो हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से अपने शेड्यूल को बना लेते हैं कि वो मंडे टू फ्राइडे हर रोज पढ़ते हैं, डेली अपना शेड्यूल बना रखा पढ़ते हैं जी, क्लास टाइम टेबल बना रखा पढ़ते हैं। पर वो सैटरडे को अपना क्या बना लेते हैं, रिविजन डे बना लेते हैं कि मैं जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ के आया हूं या मैंने जो पिछले वीक पढ़ा था उसका रिविजन मैं सैटरडे को करूंगा। इस तरीके क्या रहता है कि उन्हें जो चीजें वो लर्न कर लेते हैं, जब चीजें रिकॉल होती हैं बार बार, तो उन्हें याद रखना ज्यादा दिनों तक याद रखना आसान हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है रिवीजन करते रहना। अगर आपको अच्छे से चीजों को लंबे समय तक याद रखना, तो आप उसे बार बार रिकॉल करिए, याद करिए, रिवीजन करिए, ताकि आप उसे ज्यादा लंबे समय तक क्या कर पाए, रख पाए। ये तो रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है आपको एग्जाम क्लियर कराने के लिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, आप पढ़ते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आ गया कि आपने पेपर आ गया और आप बड़े लंबे टाइम से, मान लो 2-3 महीने से पढ़ रहे थे, पर जब आपका पेपर आया आपको कुछ पुराने वाला याद ही नहीं रहा, आपने जो पहले महीने में पढ़ा था वो आपको याद ही नहीं रहा, तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप रेगुलर रिवीजन चीजों का करते रहें। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट और क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट, पिछले साल के पेपर। भाई आपको ये जो चीजें हैं ना, ये मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर, इन पे सबसे ज्यादा काम करना है। क्योंकि असली रियलिटी आप कितना पानी में हैं, वो रियलिटी यही चीजें बताते हैं। आप कॉन्टिन्यूसली मॉक टेस्ट देते रहें। अगर आप अभी स्टार्टिंग दौर में हैं तो आप रेगुलरली ना दे, वीक में 2 दे लें, 3 दे लें, जितना आपको लगता है उतना दें, पर ये मॉक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है एट प्रेजेंट। कुछ बच्चे मुझसे हमसे पूछते हैं कई बार बच्चे, सर मैंने तो अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, मैं क्या करूंगा मॉक टेस्ट, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बिल्कुल नहीं आता होगा, बिल्कुल मैं भी ये बात समझता हूं, आपको शुरू में शायद बिल्कुल आपके 0 भी नंबर आए, बट जब आप शुरू से मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, एक तो आपको पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आपकी हैबिट में आ चुका होगा पेपर देना। एक बात तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरी बात, जब आप पहले दिन से मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, आज आपके बगैर ही 0 आए, पर आपको यह पता चलेगा कि मुझे पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जब आप नई चीजों को फेस करते हो तो आपको कुछ अजीब सा लगता है, कुछ नया देखने को मिलता है। तो वही चीज है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, शायद आप पे वो क्वेश्चन ना हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको वो चीजें आसान लगने लगेगी और आप उसे रिकॉल करोगे। जब आप उस टॉपिक पे जाओगे तो आप याद करोगे, अच्छा ये तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस पेपर में आया था, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको इस चीज से इंटरलिंक करने में आसानी होगी। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। आज आपके 0 मार्क्स बगैर ही आ रहे हो, कल आपके 1 भी आएंगे, परसों आपके 2 भी आएंगे, तरसों आपके 3 भी आएंगे, एक दिन आपके 100 भी आएंगे, 100 में से 100 भी। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलरली मॉक टेस्ट देना जरूरी है।
दूसरी बात, या प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखते रहना है। दूसरी बात, बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए प्री से पहले कितने मॉक टेस्ट दें? भाई मॉक टेस्ट की या प्रीवियस ईयर पेपर की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने देके जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप देंगे उतना आपको वो बेनिफिट देगी। तो आपको कोशिश क्या करनी है, अगर आप बिगनर हैं तो वीक के 1 से 2, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाए आप उसे 2 से 3 करें, फिर 3 से 4 करें, और जब पेपर आने वाला हो, पेपर से 1 महीने पहले आपको डेली का एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से पूरा करना है और आपको चाहिए कि पेपर में बिल्कुल मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है, तो आपको डेली के मॉक टेस्ट देने की आदत डालनी चाहिए। ये हो गया, ये है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। यही आपको आपका असली लेवल बताता है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं जी, डाउट क्लियरिंग। ये जी, डाउट क्लियरिंग से क्या मतलब है, अब इस पे बात कर लेते हैं। डाउट क्लियरिंग, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। डाउट क्लियरिंग से ये क्या, डाउट क्लियरिंग है मतलब है, देखो जैसे हम हमारे आगे कोई भी एक क्वेश्चन आया, हमने वो टॉपिक पढ़ा था, मान लो मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा उससे, और मैं मॉक टेस्ट देने बैठा और उससे क्वेश्चन आया, पर वो मैंने किया भी, अटेम्प्ट भी किया, पर वो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जब हम पेपर दे के आते हैं ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यार मैंने 70 किए थे, 70 किए थे तो 70 में से 70, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 140 तो आ जाएंगे। बट जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें मार्क्स मिलते हैं 120, 125 ही। तो यानी वे 16 या जो आप 20 मार्क्स आपके कटे, वो कैसे कटे? वो क्या होता है ना, हमने किया तो वहां पे ट्राई था, पर वो गलत हो गया किसी भी कारण से। तो ये वही समझाता है, जब आप कोई भी एग्जाम दे तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो गलत भी होंगे, सबके होते हैं जी। तो जो वो गलत आपने वो पकड़ा, मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया, वो गलत हो गया। तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसे ये देखें कि वो गलत कहां पे हुआ, आपने उसमें मिस्टेक कहां करी, और जो मिस्टेक आपने करी है उसे आप समझे। क्योंकि अगर ये मिस्टेक आप वन बाय वन, एक क्वेश्चन में वो आपने उसे ठीक कर लिया, आगे से वो मिस्टेक नहीं होगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी वो भी आपने पकड़ ली। तो अगर आप अपनी मिस्टेकों को सुधारते जाएंगे और अपने सारे डाउट को क्लियर करते रहेंगे, तो आपको जो है ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई भी बंदा सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए लिखा है क्लियर माई डाउट, अपने डाउट को खुद क्लियर करें आप। ये जी कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये सारी चीजें, मेरे से गलती कहां हुई, मैंने गलती की तो कहां की, और वो टॉपिक मैंने पढ़ा था तो फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सारे डाउट आपको अपने क्लियर करते रहें। जब आप अपने डाउट को क्लियर करते रहेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी से बहुत जल्दी सीखते हैं। हम कहते हैं ना कि जब आप अपने डाउट क्लियर होते हैं तो आप चीजों को बहुत जल्दी सीखते रहते हैं और आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती जाती है। तो इस पे आपको बहुत जबरदस्त काम करना है, और जितने मॉक टेस्ट देंगे आप, जितने ज्यादा से जब मॉक टेस्ट देंगे उसमें उतनी ज्यादा आपको गलतियां, अपनी अपनी डाउट पता चलेंगे और उतनी जल्दी आप उन चीजों को सीख पाएंगे। डाउट क्लियरिंग, ये आपको बहुत इस पे काम करना है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ये भी अच्छा पॉइंट है। कंसिस्टेंसी हमें क्या बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है, मान लो बच्चे शुरू में तो पूरे जोश में रहते हैं, बच्चे जब स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं शुरू में तो बहुत जोश में रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना, वो धीरे धीरे, भाई आज शुरू में है 1 महीना पूरा दबादब पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वही उनका क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। उनका जो अंदर से है ना, वो मोटिवेशन उनका डाउन होने लगता है, और वे क्या करने लगते हैं, अपनी पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा हटते चले जाते हैं। फिर वो ढिलाई में लेने लगते हैं, जैसे स्कूल में लिया था या कॉलेज में लिया था उस तरीके से। पर नहीं, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है एसएससीजीएल में, तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी होगी। जितनी एनर्जी या जितनी एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में थी, पहले जब आपने तैयारी करना शुरू किया था, वही एंड तक रहनी चाहिए, जब तक आपका सिलेक्शन क्या ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। वो एनर्जी बढ़नी चाहिए, कम तो होनी नहीं चाहिए। या तो स्टेटिक तो रहे, पर उससे कोशिश करो कि वो बढ़ती चली जाए। आपको रुकना नहीं है भाई, मैंने यही दिखाया कंसिस्टेंसी, पहले थोड़ा कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और बढ़ते चले गए। और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक ये कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। आज 8 घंटे पढ़े तो कल भी 8 घंटे पढ़ना है, परसों भी 8 घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं वहां पे चला गया, आज नहीं पढ़ेंगे। कल मेरे भाई का बर्थडे है तो आज मैं उसके साथ घूमने चला गया। कल मैं मुझे कहीं जाना था मार्केट में तो मैं ऐसे ही घूमने चला गया, मन नहीं लग रहा था। तो इन सारी चीजों को हटा देना है अपने माइंड से, और अपने जो टारगेट है ना उसे याद रखते हुए अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। जब आप कंसिस्टेंसी को बनाएंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट।
इससे अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये तो था, वे पॉइंट थे जो आपको बहुत अपनी स्टडी में के लिए पॉइंट है। मैंने अब तक आपको जितने भी पॉइंट बताए वो सारे स्टडी से रिलेटेड, जैसे कंसिस्टेंसी, स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने डाउट को क्लियर करते रहना है, और क्या था मैंने बताया, मॉक टेस्ट देते रहना है, उसके बाद रेगुलर रिवीजन करना है, उसके बाद क्या स्टडी प्लान बनाना है अपना, और ये क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे हमें बिल्कुल ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब तक हमने जितने भी पॉइंट बात करे वो थे स्टडी से रिलेटेड। अब हमारी हेल्थ से भी रिलेटेड, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं देगी तो आप किसी भी चीज को कैसे मेंटेन कर पाओगे। मैंने कहा ना कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी तभी बन पाएगी जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप उस पर प्रॉपरली ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि हेल्थ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो प्रॉपर हेल्थ रखने के लिए, अपनी हेल्थ को पूरा अच्छा रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है। मतलब प्रॉपर डाइट से मतलब क्या है कि आजकल का जो जमाने के बच्चे हैं, या हम भी बात करें, वो क्या है, बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं। बाहर का खाते हो तो कभी पेट खराब, कभी बीमारी, कभी कुछ चलते ही रहता है। तो आपकी अपनी डाइट को पूरा कंट्रोल में रखना है, मतलब अच्छे से खाना खाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कुछ भी ठूस लिया भाई, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपरली खाना खाना है जैसा आप नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली का मतलब क्या हो गया कि जो आप जैसे घरों में रहते हैं तो वो अच्छे से डाइट लेते हैं, सुबह का भी ब्रेकफास्ट लेंगे, दोपहर में भी प्रॉपरली डाइट लेंगे, शाम में भी प्रॉपरली डाइट लेंगे। तो आपको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखना है, ज्यादा बाहर का नहीं खाना ताकि तबियत खराब ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। और ऐसा भी नहीं करना कि भाई बाहर का खाना नहीं खा लेंगे, घर का मिल नहीं रहा है और भूखे मरने लगे। नहीं, भूखा नहीं मरना है, क्योंकि जितना आप भूखा मरेंगे उतनी आपकी तबियत पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उतनी आपके कम समझ में चीजों को याद रखना है, आपने जो आपका स्टडी प्लान है उसे मेंटेन करने में दिक्कत होगी। तो इन बातों का ध्यान, प्रॉपर डाइट पे पूरा काम करना है। ये नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट से मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं कि, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लो आज आपने 24 में से 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसमें से आपने 18 घंटे पढ़े तो आप रोज 18 घंटे पढ़ोगे। अगर आप रोज 18 घंटे पढ़ोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। नहीं, आपको इसीलिए स्टडी प्लान बनाना जरूर होता है कि मैं डेली का 12 घंटे 10 घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे सोऊंगा, इतने घंटे बाहर घूमूंगा, इतने घंटे ये करूंगा। तो ये आपको प्रॉपर बनाना है। तो जब भी आप इसे प्रॉपर बनाएंगे तो आपका जो प्रॉपर रेस्ट है उसे आप मेंटेन करेंगे। आपको 6 से 7 घंटे तो स्लीप लेनी ही लेनी है, क्योंकि माइंड जितना शांत रहेगा उतना ही जब आप जग के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा, उतनी चीजों को आप याद रख पाओगे। तो इस पे आपको काम करना है। नहीं, आपको प्रॉपर रेस्ट, सोना प्रॉपर है, आराम पूरा करना है। मतलब ये नहीं कि 12 अब मैंने कह दिया 12 घंटे पर सोना, 12 घंटे नहीं सोना भाई। जितनी एक बॉडी को जो है 6 से 7 घंटे मैक्सिमम उतनी आपको लेनी है जी। जब एग्जाम आए तो थोड़ा मान लो आप 6 घंटे भी करते हैं, पर नॉर्मली डे में जब आप शुरुआती दिनों में तो 7 घंटे की नींद को अपना मेंटेन करके रखें, क्योंकि ज्यादा नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना कि सब कुछ बीमार ही पड़ जाओ। नहीं, ये सारी चीजें आपको सेहत के लिए रखनी है भाई। जब सेहत अच्छा होगा तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो प्रॉपर रेस्ट 6 से 7 घंटे का आपको जरूरी है, और वो भी अच्छे वाली नींद 6 से 7 घंटे की। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीप ऑफ द डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट। कह रहे अपने आप के अंदर के उनको अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, निगेटिव चीजों से दूर रहना है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना भाई, आदत होती है, ह्यूमन नेचर है कि उसे कोई अच्छी बात बताए तो उसे इतनी जल्दी समझ में, पर कोई अगर निगेटिव बात बताए तो वो उसे बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो यही वो पॉइंट कह रहा है कि अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, और जो निगेटिविटी है आपके आसपास की उन सब चीजों से दूर रहना है। तो ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, और जब आप निगेटिव सोचते हो तो यार बुरा है, वो बेकार है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी उतनी कम हो जाती है। तो अगर आपको अच्छे से माइंड को फ्रेश रखना है तो आपको अपने आप को मोटिवेट करते रहना होगा। और ये जो निगेटिव चीजें हैं, या जो भी आपके दोस्त यार दोस्त आपको निगेटिव बातें बताते हैं, उनसे आपको दूर रहना होगा। तो अगर आप उनसे दूर रहेंगे तभी आपका माइंड शांत रहेगा और उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे। नेक्स्ट ये जी, और जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में उतना ही अच्छा सुझाव, उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट क्या, पेशेंस। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? ये पॉइंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे शुरू में तैयारी करना शुरू करते हैं, पूरे जोश में होते हैं,
बिल्कुल आखिरी तक का अच्छे से पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं 6-7 महीने हो जाते हैं, वो बोर होने लगते हैं। भाई बोर होने क्या यार, रोज एक ही चीज, रोज एक ही चीज, नहीं, ये नहीं। आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। आज एक मान लो आपने आज पहली बार पेपर दिया, आप उसमें फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत नहीं आनी है, आपको उसमें दोबारा ट्राई करना है, दोबारा उसे देना है। दोबारा दोगे मे भी हार जाओ, पर तीसरी बार जब आप उसे दोगे, अगर आप शुरू से मेहनत से लगे हुए हो, तो आपको उसे वो आपको एक दिन जरूर मिल जाएगा, चाहे 2 बार में मिले, 3 बार में मिले, पहली बार में भी मिल जाए। पर आपको उसके लिए अपने पेशेंस को बनाए रखना है भाई, आपको रुकना नहीं है। पहली बार में मिल गया बहुत ही अच्छा है, दूसरी बार में मिल गया और बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार में, पर रुकना नहीं है, आपने पेशेंस को बनाए रखा। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, मोस्टली बच्चे, चाहे मैं इसमें बात कर लूं फाइनेंशियल की दिक्कत हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, वो क्या करते हैं, एक बार 1 साल के लिए आते हैं, 1 साल तैयारी करी, नहीं हुआ एग्जाम, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो यार ये नहीं, दूसरी बार फिर ट्राई करो, दूसरी बार फिर ट्राई करो, इस बार नहीं हुआ, कहां कमी रह गई उसे पहचानो, अगली बार फिर ट्राई करो, अगली बार जरूर होगा, अगर अगली बार भी नहीं होता फिर तीसरी बार ट्राई करो, होगा ही होगा वो, ये जी। बस आपको अपने पेशेंस को बनाए रखना है, कि आपको धैर्य रखना है, अपने धैर्य को मतलब कमजोर नहीं होने देना है अपने आप को, नहीं मैं उसे अचीव करूंगा, अपने आप को मोटिवेट करते रहो और उसी को अचीव करना आपका मेन टारगेट है वो। तो पेशेंस आपको बहुत जरूरी है भाई। नेक्स्ट, ये बस यही थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 ट्रिक्स थे जो आपको याद रखने हैं। ये हमारा इजीली ऐप है, जहां पे हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है एसएससी बैंकिंग इजीली, जहां पे आपको हर बैच के मतलब आपको हर जितना भी जो भी एग्जाम आता है एसएससी रिलेटेड उसके लिए बैच मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जी इसके अलावा भी हमारे और भी चैनल है, मैंने बताया एसएससी बैंकिंग इजीली तो है ही है, उसके अलावा हमारा साइंस इजीली है और जी कॉमर्स इजीली। साइंस इजीली हमारा 11th 12th नीट और जेई के लिए है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉमर्स इजीली 11th 12th कॉमर्स के लिए है, तो ये बात आप जान के। नेक्स्ट है हमारी ये इजीली की ऐप भी है, आप इजीली ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के सेशन को हम यहीं रखेंगे। गुड बाय दोस्तों।